नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास मॉडल पेपर 4 यानी चौथा मॉडल पेपर चल रहा था। कुछ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करेंगे। 10 क्वेश्चन बच गए हैं। उम्मीद करूँगा कि अगले वाली क्लास में हम सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। ये मॉडल पेपर है वो मैंने बहुत ही स्लो करवाया है। स्लो इसके लिए करवाया है कि इसके जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पर्सन को बारीकी से समझा के मैं आपको ये मॉडल पेपर हल करवा रहा हूँ। इसलिए आप क्या करेंगे, बारीकी से इन क्वेश्चन को मिलाएंगे। आगे जो हम पर्सन करेंगे 6 नंबर के पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रकार के पर्सन हमने पीछे जो जितने भी मॉडल पेपर किए उनमें नहीं आया, यानी उस प्रकार का पर्सन नहीं आया है। वो पर्सन नहीं, उस प्रकार का पर्सन नहीं आया है। समझ में आ गई बात आपको? तो उस प्रकार का पर्सन हल करने के लिए आप आगे की जो क्लास होगी जिसमें 6 नंबर वाले पर्सन हल होंगे वो करवाऊंगा। और 2-3 पर्सन कुछ बच्चों ने मुझे, जैसे अशोक कुमार ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं और भी 1-2 बच्चों ने जो मुझे क्वेश्चन भेजे हैं कि सर ये क्वेश्चन करो, तो उन क्वेश्चनों को हम साथ में इन्वॉल्व करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेन कॉपी किताब लेके तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज क्लास। नेक्स्ट पर्सन पढ़ो क्या कह रहा है। 21वां पर्सन है कि दी गई आकृति में कुछ कोणों x, y और z से चिन्हित किया गया है। इन कोणों के मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, देखो डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है। एक डायग्राम दे रखा है, उसमें कुछ कोणों को इंगित कर रखा है x, y, z से, इनका हमें मान ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पीछे मॉडल पेपरों में 2 बार करवा दिए, तो इसको थोड़ा सा मैं स्पीड से बताऊंगा, आप थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करेंगे। देखो नामकरण नहीं दे रखा, नामकरण कर लो A, B, C, D, E, F। जब आपको पेपर में चित्र का नामकरण नहीं दे रखा है तो आप अपने हिसाब से नामकरण कर लेंगे। लास्ट में हमें x, y, z का मान बताना है। क्या करेंगे, देखो पर्सन नंबर 21 सर्वप्रथम लिख लो माना। क्या मान लिया? अब देखो कि 2 वृत्त है, 2 वृत्त में 2 ही चतुर्भुज है। ध्यान दो, एक तो चतुर्भुज A, B, E, F। तो क्या लिखो, माना चतुर्भुज A, B, E, F व B, C, D, E, B, C, D, E है, जो 2 वृत्तों में जो क्रम से लिखेंगे भाई, क्रम से 2 वृत्तों में स्थित है। अब देखो, यदि आपको ये नामकरण दे दे तो ये मानने की आवश्यकता नहीं है। हमने मान लिया कि नामकरण नहीं दे रखा है तो हमने मान लिया, अगर नामकरण दे रखा है तो मानने की आवश्यकता नहीं। अब आपको तो x, y, z के मान ज्ञात करना है। दिया गया क्या है, दिया गया है, लिखो जो दिया गया है। आपको दे रखा है कोण A बराबर कितना, कोण A बराबर 65 डिग्री का दे रखा है, तथा कोण F कितना दे रखा है, 91 डिग्री का दे रखा है। इतना दे रखा है। x, y, z का मान पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं इनकी 2 प्रॉपर्टी में अभी नोट डाउन कर लो, चाहे बता देता हूँ। नंबर 1, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात नोट कर लो, पहले भी मैंने आपको बताई है। दूसरी चीज, चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्मुख जो बाह्य कोण होता है, बहिष्कोण जिसको बोलते हैं, उसका मान उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। सर क्या बोल दिया, इधर ध्यान दो। जैसे ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि वृत्त में स्थित है और इसका कोई बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मतलब क्या होता है कि एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाने पर जो बना कोण होता है उसको बहिष्कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहिष्कोण। इस बहिष्कोण का मान किसके लिए बोल रहा हूं मैं, चक्रीय चतुर्भुज की बात हो रही है, सभी चतुर्भुज में ये लागू नहीं होता है। तो क्या है, बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण, अंदर वाला ये कोण इसके सामने अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। समझ में आ गई बात आपको? तो क्या लिखेंगे,
चक्रीय चतुर्भुज में, ये नोट कर लो चाहे, चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये आप नोट डाउन कर लो, चाहे चित्र बना के कर लो। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपकी बुक में से, आपकी पाठ्यक्रम की चीज़ें हैं, दोनों आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको आप याद कर लेंगे भाई। ठीक है, चलो आगे हम प्रश्न को हल करते हैं। बस ये दोनों चीज़ें आती है तो प्रश्न में कुछ नहीं बचा है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, चूंकि देखो ये जो x है, कोण कौन सा है, EBC, कोण जो x है वो क्या है, बहिष्कोण है। इसके अंदर वाला कोण कौन सा है, ये इसके सामने का कोण f है। तो x कितने डिग्री का होगा, f के, कोण f के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि कोण x बराबर कोण f, कोण x बराबर कोण f बराबर क्यों आया, पता चला क्या, कैसे आया आपको पता है। इसका कारण लिखेंगे, यहाँ पर कारण लिखो ब्रैकेट में, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये आप कारण लिखेंगे। ये मैंने कोण x बराबर कोण f किया है, कोण x बराबर कोण ये किया। आप देख रहे हैं कि देखो ये चक्रीय चतुर्भुज है, कौन सा, ABEF, ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसको मैंने, इस भुजा को AB को जब आगे बढ़ाया तो यहाँ पर कोण x बना, जो क्या है, बहिष्कोण है। इस बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप अतः क्या करोगे, कोण x बराबर, कोण f का मान आपको कितना दे रखा है, 91 डिग्री दे रखा है, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई। समझ में आ गई बात आपको, कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बताओ। कोण z का मान ज्ञात कर लो। यहाँ देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या है, BCDE, इसमें कोण x का सामने का कोण z है। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा, BCDE में, इसमें क्या है, कोण x प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। देखो या तो आप ये चीज लिख लो, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में ये लिख दो, या फिर अगर आप सीधा लिखते हैं ये, तो आप कारण लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस z का मान कितना आ गया, 180 डिग्री, ये लिखेंगे। आपको पता है, आपको दे रखा 91 डिग्री कोण x का मान, 91 प्लस कोण z बराबर कितना आया, 180। तो कोण z बराबर 180, ये 91 उधर चला जाएगा, किसका हो गया, माइनस का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई समस्या है। आगे हल कर लो। कोण z बराबर 10 में से 1 चला जाएगा, 9 बच गया, यहाँ बच गया 7 और 17 हो गया। 17 में से 9 चला जाएगा, 17 में से 9 घटा देंगे, कितने बचेंगे आपके, ये बचेंगे 189, सॉरी केवल 89 हो गए। कितने बच गए भाई, 89 डिग्री का। यानी ये कोण z है वो कितने का आ गया, 89 डिग्री का आ गया। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोण z हमने ज्ञात कर लिया। अब कोण कौन सा ज्ञात करना है, कोण y ज्ञात करना है। तो डायग्राम को देख के आप दिमाग लगाएंगे कि कोण जो y है वो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ से मैंने x ज्ञात किया, x z ज्ञात कर लिया, नियम दोनों मुझे आते हैं। अब y ज्ञात करने के लिए पहले कोण ये ज्ञात कर लूँ मैं, कौन सा,
BED ज्ञात कर लूँगा। और ये जो कोण है यह एक क्या है कि FE भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण है, और यह बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। और अंतराभिमुख कोण 65 डिग्री का, तो ये भी 65 का आ जाएगा। फिर इन दोनों का योग करूंगा 180 हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया ना क्या करना है हमें? तो देखो क्या करना है, मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसको इधर से रब कर दे रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके या पुश करके आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, कोण, चूंकि यहाँ लिख दो कोण, कौन सा? BED बराबर कोण A। ये जो कोण है ये A के बराबर है। इसका भी कारण क्या लिखेंगे? चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। लिख दिया हमने, क्योंकि ये बहिष्कोण है। FE भुजा को जब हमने आगे बढ़ाया तो ये बहिष्कोण बना, और ये बहिष्कोण BED कोण A के बराबर है। अतः कोण BED बराबर कितना हो जाएगा? 65 डिग्री, क्योंकि कोण A का मान हमें दे रखा है 65 डिग्री। समझ में आ गया? कोई समस्या है तो बताओ। अब आगे क्या कर देंगे भाई, आपको तो कोण Y ज्ञात करना है, ये क्यों किया? अब क्या लिख देंगे, आपकी चक्रीय चतुर्भुज, कौन सा? चक्रीय चतुर्भुज BCDE में, E में क्या होगा कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो क्या होगा? कोण Y प्लस कोण। अब Y के सामने का कोण कौन सा है? ये जिसका नाम BED किया था, BED बराबर कितना है? 180 डिग्री होगा। अब देखो इसका मान, BED का मान अभी 65 डिग्री निकाला हमने, तो क्या होगा? कोण Y प्लस BED की जगह क्या रख दूं मैं? 65 बराबर 180। कोण Y बराबर 180, 65 उधर चला जाएगा, किसका हो गया? माइनस का। यानी 180 में से 65 घटा लो तो कितना बच गया? ये बच गया 115 डिग्री। कितना बच गया? 115 डिग्री। यानी कोण Y का मान कितना आ गया? 115 डिग्री। अब आप क्या लिखेंगे? अतः कोण यानी x बराबर कितना मिला आपको? x का मान बताना। x बराबर आपको मिला था 91 डिग्री। कोण y बराबर कितना मिला? 115 डिग्री। और z बराबर अभी मिला कितना? 89 डिग्री। यही आपका क्या है? आंसर है। समझ में आ गया? डायग्राम आपको दे रखा है, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, मान निकाल लो, कोई समस्या नहीं है। ये मैंने आपको इतना समझाने के लिए किया, केवल आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो नोट डाउन करने में बड़े माहिर होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैंने उनको कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मतलब जो भी आप क्वेश्चन मिलाएंगे आप मुझे सेंड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जितना मैंने ये पेन यहाँ पर जितनी बार घुमाया उतनी बार ही अपना पेन घुमाएंगे, और जैसे जैसे ये जो चिन्ह मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ वो भी चिन्ह बनाते हैं, उसके बाद में सेंड करते हैं। ऐसा नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है। डायग्राम बना लो, उसको समझ के, हाँ आप रफ में कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं तो अच्छी बात है। आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप मतलब आप धन्यवाद के पात्र हो, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये आपका 21वां% कंप्लीट हुआ। 2 बार ये सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है, संख्या चेंज कर दी। 2 बार मैंने पीछे भी बताया, तीसरी बार बताया, क्योंकि पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए, क्या कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ गई बात आपको? 21वां% कंप्लीट हुआ। यदि आपको कुछ लगा कि कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 22।
4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, रचना के पद भी लिखिए। देखो क्या करेंगे इस प्रश्न में, ध्यान दो। आपको क्या कह रहा है, पहले तो इसका कच्चा चित्र बना लो कि एक 4.5 सेंटीमीटर भुजा का 4.5 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज बनाना। समबाहु का मतलब जिसकी सारी भुजाएं कितनी कितनी की होगी, 4.5 सेंटीमीटर की होगी। और इसके परिगत आपको क्या करना है, वृत्त की रचना करनी है और रचना के पद भी लिखने हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो सबसे पहले तो आप इसका क्या बनाएंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे। जब भी रचना करते हैं सर्वप्रथम क्या बना लो, कच्चा चित्र। उसके बाद में हम पक्का चित्र बनाएंगे, एकदम से माप के बनाएंगे, उसके बाद में रचना करेंगे। तो इस प्रश्न में मैं पूरी रचना बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। करना क्या है, और यहाँ पर मैं आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन मतलब क्लियर करवा देता हूँ। एक तो आता है परिगत वृत्त की रचना, परिगत वृत्त की रचना कीजिए, और एक आता है अंत्यवृत्त की रचना कीजिए। क्या आता है, अंत्यवृत्त की रचना कीजिए। 2 प्रकार के क्वेश्चन यहीं पर मैं आपको करवा देता हूँ। एक तो डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि परिगत वृत्त कब बनाते हैं, अंत्यवृत्त कब बनेगा, रचना में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दो, जब भी आप परिगत वृत्त बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, भुजाओं का समद्वि भाजन करते हैं। किसका समद्वि भाजन करते हैं, भुजाओं का। और जब आप अंत्यवृत्त बनाते हैं तो कोण का समद्वि भाजन होता है। ध्यान रखो, मैं दोनों प्रश्न क्लियर कराऊंगा, प्रश्न में बने रहो, एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझते रहो। क्या करना है, देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 4.5 सेंटीमीटर वृत्त भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाइए और इसके अंत्यवृत्त की रचना कीजिए। ये तो क्या है, परिगत वृत्त की अंत्यवृत्त की रचना आ जाए तो क्या करना है, और परिगत वृत्त का पूछे तो क्या करना है। तो दोनों डाउट आपका मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाना है। इसमें आप चाहे परिगत वृत्त की रचना करो, चाहे आप अंत्यवृत्त की रचना करो, आपको ये जो काम त्रिभुज बनाने वाला है वो दोनों में सेम है। तो क्या करेंगे, स्केल की सहायता से आप क्या करो, 4.5 सेंटीमीटर की क्या कर लो, एक रेखाखंड खींच लो, नाम दे दो अपने अनुसार कुछ भी ए बी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। पहले समबाहु त्रिभुज बनाना है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा कि उसकी सभी भुजाओं का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अपना जो प्रकार है, ध्यान से सुनो, अपना जो प्रकार है उसकी नोक ए बिंदु पर रखेंगे और उसको खोलेंगे कहाँ तक, बी तक। कहाँ तक खोलेंगे, बी तक खोलेंगे। प्रकार की नोक आप कहाँ रखेंगे, ए बिंदु पर रखेंगे और प्रकार को खोलेंगे कितना, बी तक। यानी आपने प्रकार कितना खोल लिया, 4.5 सेंटीमीटर का, और ऊपर की तरफ चाप लगा दो। ऊपर की तरफ क्या लगा दो, चाप लगा दो। प्रकार को हिलाना नहीं है, उतना ही खुला, यानी 4.5 सेंटीमीटर का खुला रखना है, और बी बिंदु से ऊपर की तरफ चाप लगा दो। यानी यहाँ पर आपको बिंदु सी मिल जाएगा। समझ में आ गई? और इस बिंदु सी को आप ए और बी से मिला दो। ये जो त्रिभुज बना है ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, जितनी भुजा दे रखी है उतने सेंटीमीटर की भुजा खींच लो, उसके बाद में प्रकार उतना ही खोलो, ऊपर की तरफ चाप लगाओ और बी बिंदु से ऊपर की तरफ चाप लगाओ। जहाँ पर चाप काटेगा वहाँ पर सी बिंदु प्राप्त होगा, और सी बिंदु को ए और बी से मिला लो। आपको क्या प्राप्त हो गया, समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके परिगत वृत्त की रचना करनी है। परिगत का मतलब है कि बाहर की तरफ, ठीक है, यानी कि उस जो वृत्त होगा उस वृत्त के परिधि पर ये तीनों बिंदु स्थित होने चाहिए, या फिर यूं कहे कि त्रिभुज के तीनों बिंदु, तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि पे होने चाहिए, जैसा मैंने कच्चा चित्र बनाया। अगर आपको अंत्यवृत्त को समझा रहा हूं, इधर ध्यान दो, अंत्यवृत्त करना होता, अंत्यवृत्त की रचना करनी होती तो आप त्रिभुज तो ऐसे ही बना लेते, और वो जो आपका वृत्त होता वो इस प्रकार होता, यानी वृत्त की परिधि त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है।
या फिर यूं कहे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं होगी। क्लियर हुई बात। तो ये तो अंत्यवृत्त की बात है, लेकिन हम परिगत वृत्त बना रहे। सर अंत्यवृत्त बनाए तो क्या करें और परिगत वृत्त बनाए उस समय क्या करें? तो ध्यान दो, जब भी आप परिगत वृत्त बना रहे हैं तो किन्हीं दो भुजाओं का समद्वि भाजन करना है। किन्हीं दो भुजाओं का समद्वि भाजन करना है। अपने खोपड़े में बिठा लो, परिगत वृत्त बनाना है तो भुजाओं का समद्वि भाजन करना है। जब आपको अंत्यवृत्त बनाना है तो कोण का समद्वि भाजन करना है। अब ध्यान दो, यानी कि एग्जाम नज़दीक है। अब हमारे पास में ये नहीं है कि सर जो बता रहे हैं थोड़ा सा ऊपरी यानी अचेतन मन से पढ़ लिया, बाद में और पढ़ लेंगे, वो समय नहीं रहा। ध्यान दो कि भुजा का समद्वि भाजन कैसे करते हैं और कोण का समद्वि भाजन कैसे करते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। इधर ध्यान दो, जैसे मेरे पास में ये कोई रेखाखंड ए बी और ए बी सी कोई कोण है, दोनों का समद्वि भाजन करना कैसे करेंगे? देखो, रेखा का समद्वि भाजन करने के लिए हमेशा ध्यान रखो, आपको क्या करना है, अपना जो रेखाखंड है उसके आधे से अधिक प्रकार खोलना। आपको आता है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों को आता है थोड़ा सा वीडियो स्किप करके थोड़ा सा आगे करके आप जो अपना क्वेश्चन है उस पर आ जाओ, और जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर समझ लो, ऐसे पढ़ा जाता है। समझ गए बात? तो क्या करेंगे, भुजा का समद्वि यानी एक किसी रेखाखंड का समद्वि भाजन। समद्वि भाजन का मतलब उसको दो बराबर भागों में बांटना है। कैसे बांटते हैं कि उस भुजा के आधे से अधिक प्रकार खोल लो, ऊपर की तरफ चाप लगाओ, नीचे की तरफ चाप लगाओ। समझ में आ गई बात? वही चाप दूसरे बिंदु से, यानी एक रेखाखंड के दो बिंदु होते हैं, दोनों बिंदुओं से लगाएंगे और जहां पर ये दोनों चाप काटे थे ऊपर नीचे, उन बिंदुओं को आपस में आप स्केल की सहायता से मिलाओगे तो ये आपको मूल बिंदु यानी मध्य बिंदु एम प्राप्त होगा। ये ए बी का क्या हो गया, समद्वि भाजन हो गया। ए एम और बी एम ये दोनों क्या होगी, बराबर हो गई। बात समझ में आई क्या? भुजा का समद्वि भाजन कैसे करना है। जिनको आता है वीडियो को स्किप कर लो। देखो, आप डबल टैप करोगे आगे तो 10 सेकंड वीडियो आगे चल जाएगा यूट्यूब पर। समझ गए आप बात? अब आ जाओ, आप कोण का समद्वि भाजन कैसे करेंगे। कोण का समद्वि भाजन करने के लिए क्या करते हैं, जिस बिंदु पर कोण होता है वहां पर प्रकार रखो और ऐसे चाप लगा दो। समझ में आ गई बात? दिख रहा है सभी को? ऐसे चाप लगा दो। फिर जो चाप ने भुजाओं को काटा, ये जो भुजा थी इस कोण की, इस भुजा को यहाँ से ऊपर की तरफ चाप लगाओ और दूसरी भुजा को जहाँ काटा वहाँ से चाप लगाओ और जो बिंदु आए उसको आप शीर्ष से, कोण के शीर्ष से मिला दो। ये आपके दो कोण बने, ये इस कोण का क्या हो गया, समद्वि भाजन हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कोण का समद्वि भाजन कैसे करते हैं, भुजा का समद्वि भाजन कैसे करते हैं। चलो अब हम प्रश्न पर आते हैं। हमें क्या करना है, परिगत वृत्त की रचना करनी है। परिगत वृत्त की रचना करने के लिए किन्हीं दो भुजाओं का समद्वि भाजन कर लो। इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का समद्वि भाजन कर लो। पर चलो फटाफट, पहले तो फटाफट से ए बी भुजा का समद्वि भाजन कर लेते हैं। तो ए बिंदु पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, ऊपर की तरफ चाप लगाया, नीचे की तरफ चाप लगाया, ऐसे प्रकार की सहायता से काम आपको सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा करना है। फिर वापस बी से रखेंगे, क्योंकि ए बी का कर रहे हैं तो बी पर रखेंगे, यहाँ पर चाप लगाओ, यहाँ पर चाप लगाओ, ये चाप लगा दिया हमने। ठीक है, और इन दोनों जहाँ पर चाप काटे उनको यहाँ पर हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस रेखाखंड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये लफ्ज़ समद्वि भाजन कर दिया, ए बी का समद्वि भाजन हो गया। उसके बाद में चाहे आप ए सी का कर दो चाहे बी सी का कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दो भुजाओं का समद्वि भाजन करना है। चलो इसका कर लेते हैं। तो इसका करने के लिए ए से इधर चाप लगाया और ए से इधर भी चाप लगाया, सी से वापस इधर चाप लगाया और इधर भी चाप लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सी से आप देखो, सी पर प्रकार रखेंगे, ऐसे इधर चाप लगाएंगे और ऊपर यहाँ पे चाप लगाएंगे, और बी से आप इधर भी चाप लगाएंगे, ए से, और इधर भी चाप लगाएंगे, और फिर इन दोनों जहाँ पर चाप का कटान बिंदु आया उनको मिला देंगे। ये जो दोनों समद्वि भाजक है, दोनों भुजाओं के समद्वि भाजक है, ये आपके ओ बिंदु पर मान लो काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, और इसी बिंदु को केंद्र मान के और त्रिज्या आपको क्या है, ओ ए, ओ बी और ओ सी लेके ये तीनों बराबर आएगी। यदि आपने काम सही किया है तो ये तीनों बराबर आएगी, और प्रकार की सहायता से आप क्या कर देंगे, वृत्त खींच देंगे। समझ में आ गई? प्रकार की सहायता से आप क्या कर देंगे, वृत्त खींच देंगे। बात समझ में आई क्या? क्या करना है,
अब देखो फिर से समझो, हमने क्या किया, परिगत वृत्त की रचना की। कैसे कि सबसे पहले त्रिभुज बनाओ। परिगत वृत्त की रचना करनी है तो आपको भुजा का समद्विभाजन करना है, अंत्यवृत्त की रचना करनी है तो कोणों का समद्विभाजन करना है। समझ में आ गई बात आपको। अब यहाँ से हमने जहाँ पर समद्विभाजक काटते हैं उस बिंदु को केंद्र मान के त्रिज्या OA बराबर OB बराबर OC ये बराबर होगी। देखो ये जो दूरी है ना, O से A की, O से B की और O से C की, ये बराबर होगी, तभी तो ये जो शीर्ष है वो वृत्त की परिधि पर आएंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो ये प्रश्न नंबर आपका 22 था, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। अब रचना करते हैं, क्या करेंगे, रचना करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे दिया गया, क्या दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज जिसके परिगत वृत्त की रचना करनी है, ठीक है। अब रचना कर देते हैं। मैं रचना लिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे। रचना जैसी मैं लिखा रहा हूँ वैसा नहीं करने, आपको एक तरीका बता देता हूँ, एक शेड्यूल दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम में कर लेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, अब इस काम में जो जो हमने काम किया उसको क्रम से लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या किया तो लिख दो नंबर 1, सर्वप्रथम 4.5 सेंटीमीटर लिख दो। सर्वप्रथम AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। ये तो काम किया मैंने। उसके बाद में क्या किया, AB को आधार मानकर 2 नंबर AB को आधार मानकर समबाहु त्रिभुज ABC की रचना की। यही तो काम किया हमने। दूसरा काम क्या किया, AB रेखाखंड खींचने के बाद में हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज ही तो बनाया, उसकी रचना कर दी। उसके बाद में 3 नंबर हमने क्या किया, AB व AC का लंब समद्विभाजक खींचा, जो बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या काटते हैं। जो हमने काम किया वो लिखो भाई। तो 3 नंबर में क्या लिखेंगे, भुजाओं कौन कौन सी, AB व AC। अगर आप ABC का समद्विभाजन करते हो तो भी कोई बात नहीं है, वही आएगा। तो भुजाओं AB व AC का समद्विभाजन किया, दोनों के, या फिर ये लिख दो, ये समद्विभाजक, यह नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। यह का मतलब एक होता है, ये का मतलब एक से अधिक, 2 है ना, तो ये समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। O बिंदु पर काट रहा है, यही तो किया हमने, ठीक है। O बिंदु पर काटने के बाद में O को केंद्र मान के 4 नंबर बाद में क्या किया, O मिल गया, O को केंद्र माना हमने, यहां पर प्रकार रखा, बिंदु O को केंद्र मानकर वे त्रिज्या OA बराबर OB बराबर OC, ये त्रिज्या लेके देखो, बिंदु O को केंद्र मानकर वे OA बराबर OB बराबर OC को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, ये तो किया। अतः O केंद्र वाला
अभिष्ट वृत्त प्राप्त हुआ। ये रचना की हमने। अब आपको रट्टा नहीं लगाना कि जो सर ने लिखाया है वैसा का वैसा लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, आपने जो काम किया अपने हिसाब से लिखो। सर्वप्रथम ए बी बराबर ये लिख दो। सर्वप्रथम 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा, ये लिख दो। क्या फर्क पड़ता है। ए बी को आधार मानकर समबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना की, ये लिखा। यहाँ पर ये लिख दो, चाहे बिंदु ए व बी से 4.5 सेंटीमीटर के दो चाप काटे जो सी बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को। चाप एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते, सी प्राप्त हुआ, ठीक है। और इस प्रकार हमें एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ, ये लिख दो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। तीसरा पॉइंट, भुजाओं ए बी व ए सी को समद्विभाजक का समद्विभाजन किया। ये समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, तो इसको क्या लिख दो, भुजा ए बी का समद्विभाजन किया तथा भुजा ए सी का समद्विभाजन किया। ये दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, ये लिख दो। बिंदु ओ को केंद्र मानकर वह त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये तीनों बराबर होगी को त्रिज्या लेकर एक वर्त खींच दिया। अभिष्ट हमारा वर्त प्राप्त हो गया, ओ केंद्र वाला अभिष्ट वर्त प्राप्त हो गया। और यही हमें करना था। बताओ कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये हमारा कच्चा चित्र था, ये पक्का चित्र हो गया। क्लियर हो गया। अब यदि आपको पूछ ले कि अंत्यवर्त की रचना करो तो आप क्या करेंगे, कोणों का समधि, दो कोणों का समद्विभाजन करेंगे। वो जो समझ, जैसे मान लो मैं समझा देता हूँ, इधर समझा देता हूँ, ध्यान दो, ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। जैसे आपने ये क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया, इसका समद्विभाजन करो, इस कोण का समद्विभाजन, इस कोण का समद्विभाजन, ये समद्विभाजन दोनों यहाँ पर काटेंगे और यहाँ पर बिंदु दे दो ई मान लो, यहाँ पर एफ मान लो, तो यह ओ बिंदु हो जाएगा। ओ ई और ओ एफ को केंद्र त्रिज्या लेके और वर्त खींच लो, आपका अभिष्ट वर्त प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका जो 22वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अगला प्रश्न पढ़ो। प्रश्न नंबर 23। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई एवं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नया प्रश्न, क्या करना है, देखो ये कह रहा है कि एक कितनी त्रिज्या का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यही कह रहा है। और उस वृत्त में एक केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। आगे कह रहा है एक चाप है वो 45 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। इस चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इधर ध्यान दो, क्या करेंगे। हमने मान लिया कि ए बी कोई चाप है जो केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको ए बी ये जो आपका चाप है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लिख लो प्रश्न नंबर 23। कैसे हल करेंगे, पहले तो लिखो, क्या लिखो, दिया गया लिख लो। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी, 14 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। आगे क्या करना है, माना ए बी, इस पर चाप का निशान लगा। इसका क्या पढ़ेंगे, माना चाप ए बी केंद्र ओ पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। लिख दिया हमने। ए बी चाप मान लिया, नाम नहीं दे रखा है, मान लिया कि ए बी चाप है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, चूंकि चाप की लंबाई बराबर, अब चाप की लंबाई का सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई आर, उसको गुणा कर दो थीटा बटा 360 से। समझ में आ गई बात आपको। चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा बटा 360। जब त्रिज्या, देखो ध्यान रखो, परिधि जब चाप की लंबाई पूछे
तो चाप क्या है, एक परिधि का तो टुकड़ा है, ये जो परिधि है हमारी पूरी उसका ही तो एक टुकड़ा है, समझ गए बात आप। तो इस टुकड़े को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, पूरी परिधि को 30/360 से गुणा कर दो। और यदि आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, त्रिज्यखंड क्या होता है, पूरा जो वृत्त होता है उसका ही तो एक भाग होता है, तो पूरा जो वृत्त होता है उसका क्षेत्र क्या होता है, πr², उसको 30/360 से गुणा कर दो। ये आसान तरीका हो गया याद करने का। तो चाप की लंबाई क्या होती है, परिधि को 30/360 से गुणा कर दिया, मान रख दो 2 गुणा 22, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना 14 सेंटीमीटर दे रखा है, गुणा थीटा कोण कितना दे रखा है 45/360 दे रखा है। अब इसको हल कर लो, 7 से 2 बार कट गया, ठीक है, और 2 से ये 180 बार कट गया, 360 में 2 का भाग 180 बार चला गया, 45 से 180 आसानी से कट रहा है। कैसे कट रहा है देखो, 45 दूनी 90 होता है और 90 का दुगुना कितना होता है 180, यानी कितनी बार कट गया 4 बार। समझ में आ गई बात आपको, ये 4 है, ये इस 2 से 2 बार कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, कितना आया 11 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई यानी ए बी जो चाप है उसकी लंबाई कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताओ, कुछ भी नहीं किया है, सूत्र रखा, सूत्र में मान रखा, काटा पीटी करके आंसर निकाल लिया। ये तो आ गई चाप की लंबाई। अब क्या पूछा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड क्या नाम है, ABO का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है πr², और त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया एक छोटा सा टुकड़ा खंड, OB और OA त्रिज्याओं का एक टुकड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, पूरा जो क्षेत्रफल होता है उसको 30/360 से गुणा कर दो, बस कुछ नहीं करना है। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना 14, तो r² है, इसका मतलब 14 गुणा 14, तो r² की जगह क्या लिखा 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान 45/360। बस काटा पीटी करके मान निकालना है। क्या करेंगे देखो, 45 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। देखो 90 का भाग कितनी बार जा रहा है, 45 का दुगुना है और दुगुने का भाग 4 बार जा रहा है, तो आधे का भाग 8 बार जाएगा। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े हुए उनको पता है कि ये चीज़ें ना वो अपने आप दिमाग में घुसाना है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। और ये 7 14 को कितनी बार काट देगा, 2 बार काट देगा। ये 2 इस 8 को कितनी बार काट देगा, 4 बार काट देगा। ये 4 अपने आप से 2 बार कट जाएगा और इसको 7 बार काट देगा और इसको ये 11 बार काट देगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है, ये क्या किया, काटा पीटी किया। अब 11 को 7 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 77। और क्या ज्ञात किया हमने, क्षेत्रफल ज्ञात किया है और इकाई क्या है सेंटीमीटर में, तो 77 सेमी² आएगा। अब क्या लिखेंगे नीचे, अतः चाप की लंबाई बराबर कितनी आई 11 सेंटीमीटर तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 77 सेमी²। ये आपका क्या है आंसर। छोटा सा प्रश्न है, बस प्रश्न को ध्यान से समझना है, प्रश्न की भाषा क्या कह रही है। प्रश्न को समझने के बाद में आप अपना स्टेप उठाएंगे और फटाफट से मतलब जो अपना जो ये प्रश्न है उसको हल कर डालिए। क्लियर हो गया, ये आपका 23वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। ओके, अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 24। क्या कह रहा है, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 66 मीटर है, इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है देखो, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक शंकु के आकार का टेंट है। शंकु का चित्र आपको बनाना आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 मीटर दे रखी है ना, हाँ 9 मीटर आपको इसकी ऊंचाई दे रखी है। और क्या दे रखा है कि इसकी आधार की परिधि 66 दे रखी है। ये जो आधार होता है
नीचे वाला भाग इसकी परिधि, ये वृत्ताकार होता है और इस वृत्त की परिधि है वो आपको 66 मीटर देर की है, ठीक है। और इस टेंट के अंदर कितनी वायु आएगी उसका आयतन ज्ञात करना है। मतलब क्या हो गया कि इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 24 पहले लिख लो, दिया गया क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई कितनी देर की है भाई, ऊंचाई h बराबर 9 मीटर देर की है। आधार की परिधि बराबर कितनी देर की है, 66 मीटर देर की है। आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। शंकु जो चीज़ ज्ञात करनी है उसका सूत्र अपने दिमाग में लेके आओ। क्या होता है शंकु के आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का सूत्र क्या होता है, आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ये बेलन का आयतन का सूत्र होता है। इसी को मैं जब 1/3 से गुणा कर दूं तो किसका आएगा, शंकु का आयतन आएगा। ये याद करने के तरीके एक दूसरे में रिलेशन करो, अपने दिमाग में बिठाओ। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच मेरे पास में है, पाई एक संख्या है, 1/3 भी संख्या, आर चाहिए मुझे। क्या चाहिए, आर, जो मुझे प्रश्न में नहीं दे रखा है। तो आर को मुझे खोज निकालना है, कहीं से भी ढूंढ के लाना है। कैसे लाना है, आधार की परिधि आपको दे रखी है और परिधि से हमें क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। आपको पता है क्या करेंगे, आधार की परिधि बराबर 66 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर तो होती है। आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार, बेलन का आधार क्या होता है, वृत्ताकार तो होता है, नीचे वृत्त तो होता है। समझ गए आगे बात। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, इसके बराबर कितना देर का है, 66। तो आर यहाँ से ज्ञात कर लो, आर बराबर 66 बट्टे, ये जो 2 पाई है ये बट्टे में चला जाएगा। 2 पाई आर बराबर 66, आर बराबर 66 बट्टे 2 पाई। थोड़ा सा हल करना चाहो तो कर लो, 2 से काट लो, क्या हो जाएगा, 33 बट्टे पाई आ जाएगा। ये यहीं रहने दो, पाई का मान नहीं रखेंगे, आगे आसानी होगी हल करने में, ठीक है। नहीं मतलब आगे भी कर लेंगे, अगर यहाँ करना है, अगर यहाँ करेंगे तो देखो थोड़ा सा आपको 22/7 रख के फिर करना पड़ेगा। पॉइंटों में भी आ सकता है, बट्टों में भी आ सकता है। तो क्या पता आगे जाके पाई वगैरह कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, आर बराबर 33 बटे पाई आ गया। ये आपकी इतनी मीटर क्या आ गई, इसकी त्रिज्या, यानी शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई, 33 बटे पाई मीटर आ गई। समझ में आ गई बात आपको तो ज्ञात करना है इस शंकु का आयतन। तो क्या लिखेंगे, शंकुआकार टेंट में आने वाली हवा का आयतन ही तो पूछा आपको, आयतन बराबर में लिखेंगे आप क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सूत्र होता है ये शंकु के आयतन ज्ञात करने का। मान रख तो कुछ नहीं करना है, 1/3 गुणा पाई गुणा आर का मान कितना, 33 बट्टे पाई। तो क्या हो जाएगा, 33 बट्टे पाई गुणा 33 बट्टे पाई। आर स्क्वायर है तो मैंने आर को 2 बार लिख दिया, गुणा एच कितना है, 9। बताओ कोई समस्या है, यहाँ तक केवल जो सूत्र था इसमें मान रखे मैंने, 1/3 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। आर में मुझे कितनी मिली, 33 बट्टे पाई, तो 33 बट्टे पाई गुणा 33 बट्टे पाई। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर का स्क्वायर है, गुणा एच का मान 9। अब काटा पीटी कर लो, 1 पाई से तो 1 पाई कट गया, काम आसान हो गया ना। 3 से ये 9 3 बार कट गया। अब बचा क्या, बचा ये 33 गुणा 3 बट्टे पाई। तो क्या करेंगे, 33 गुणा 3 बट्टे 22 गुणा 7। पाई का मान रख दिया, एक ही पाई बची है, उस पाई का मैंने मान रख दिया 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 11 का भाग इसमें 2 बार जाता है, 11 का भाग इसमें 3 बार जाता है। समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो बच गया, काटा पीटी होती नहीं है, गुणा करना पड़ेगा। 33 को 3 से गुणा करेंगे, 99 आ जाएगा। देखो ये 3 इस 33 से गुणा करूँगा, 99 आ जाएगा। 99 को फिर 3 से गुणा करना है, इस 3 से, तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 केरी 2, 9 × 27 2 29।
कितना आया 297। 297 फिर 7 से करना, 297 को किससे गुणा करना, 7 से। 7 साते 49 केरी 4 और 7 9 63 और 4 67 केरी 6 और 7 2 14 और 6 14 और 6 कितना हो गया 20। 2079 और 2079 में 2 का भाग देना है, यानी इनको जब 3 को 33 से गुणा किया 99 आया, 99 को 3 से गुणा किया 297 आया, 297 को जब 7 से गुणा किया तो 2079 आया। अब 2079 में भाग देना है आपको, बट्टे में 2 है तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 2 में एक बार, 0 पे भाग टूट जाएगी और 7 में 2 का भाग 3 बार, 6 आ गया, 1 बच गया 19, 19 में 2 का भाग 9 बार, बट 19 में 2 का भाग जाएगा 18, 1 बच गया, 1 में 2 का भाग 5 बार, यानी 1039.5 मीटर क्यूब आएगा। तो आपको इकाई किस में दे रखी है, मीटर, तो क्यूब आएगा। क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या ज्ञात किया है, आयतन ज्ञात किया है। समझ में आई बात आपको। तो यहाँ से इसका जो आंसर आया निकल के वो 1039.5 मीटर क्यूब आया है, या इसको घन मीटर भी बोल सकते हैं। ये आपका 24वां प्रश्न क्लियर हुआ। प्रश्न को करने का तरीका फिर से समझो, क्या करना है आपको, क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, आधार की परिधि दे रखी है, पूछा क्या आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच मेरे पास में है, 1/3 कोई संख्या है, पाई भी कोई संख्या है, आर का मान चाहिए, आर का मान यहाँ से परिधि से निकालो, ये आया, मान रखो, उत्तर पाओ। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, लगा है कुछ नया सीखा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ओके, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 25 पढ़ो। 22 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 25 हल कैसे करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि प्रायिकता वाले में हमेशा पहला काम क्या होता है, कुल परिणाम लिख दो। तो आपको पता है यहाँ कुल परिणाम दिया गया, लिख लो चाहे, कुल परिणाम बराबर 52 पत्तों की जो गड्डी होती है, ताश की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसमें 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणाम कितने हो गए 22। अब आपको जो पूछा है एक में, ए भाग में क्या पूछा है, इसकी प्रायिकता पूछी है कि काले रंग का, उसमें से 22 पत्तों की एक ताश है, गड्डी, उसमें से अच्छी तरह से फेंट दिया, उसको फेंटने के बाद में उसको बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, और उस पत्ते का क्या, ए में पूछा है काले रंग का होने की प्रायिकता पूछी आपसे कि वो पत्ता काला होगा, इसकी आपको प्रायिकता बतानी। अब ताश की गड्डी में टोटल कितने रंग होते हैं, 2 ही रंग होते हैं, एक तो लाल और एक काला। देखो ताश भी खेलनी पड़ेगी आपको, ताश जिन बच्चों ने ताश नहीं देखी है, तो खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम के टाइम फट्टे लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, यानी ताश का जो सामान्य ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। टोटल 52 पत्ते होते हैं, ज़्यादातर इनसे गर्ल्स दूर रहती है, बॉयज़ तो फिर भी मुझे पता है कि सारे कहीं ना कहीं फंटे लगा लेते हैं, तो गर्ल्स दूर रहती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 26 तो काले पत्ते होते हैं, नोट कर लो, और 26 ही क्या होते हैं, लाल पत्ते होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, काला पत्ता आने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखो इसमें 26 के अंदर हुकुम और चिड़िया, हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा, ये 2 जो प्रकार के पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं। एक प्रकार का पत्ता होता है वो 13 होते हैं, एक ही प्रकार के कितने पत्ते होते हैं, 13, यानी हुकुम के 13 और चिड़िया के 13, टोटल कितने हो गए 26 पत्ते हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ए में क्या करेंगे, पूछा क्या आपको, पत्ता काला आने की प्रायिकता, काले रंग का, काले रंग का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम, हमेशा ध्यान रखो क्या करना होता है, अनुकूल परिणाम बराबर कुल परिणाम 52 है, अनुकूल परिणाम हमेशा पहले कुल परिणाम लिखो उसके बाद में अनुकूल। तो अनुकूल कितने, काले रंग के कितने पत्ते होते हैं 26, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 26। कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या कर लो, आपसे क्या पूछा है, काला रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, तो लिख लो भाई, अतः काले रंग का पत्ता
आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र क्या होता है, अनुकूल बटा कुल। क्या याद रखो, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ये इस आपका क्या होता है, सूत्र होता है। मान रखो अनुकूल कितना है 26, कुल कितना है 52, 26 दूना 52 होता है, कितना आएगा 1/2, यानी ए का उत्तर कितना आया 1/2। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, पान का इक्का। दूसरा प्रश्न भी बता देता हूं मैं बे। पान का इक्का एक ही होता है, तो क्या लिखेंगे पहले, पान का इक्का आने के अनुकूल परिणाम। पहले क्या लिखेंगे भाई, अनुकूल परिणाम बराबर कितने होते हैं, एक ही होता है। टोटल 4 इक्के होते हैं ताश की गड्डी में, जिनमें एक पान का एक इक्का होता है, एक ईंट का इक्का होता है, एक हुकुम का इक्का होता है और एक चिड़िया का इक्का होता है। तो आपने एक अनुकूल परिणाम आ गया, तो प्रायिकता ज्ञात कर लो, पान का इक्का आने की प्रायिकता, सूत्र वही है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। मान रखो अनुकूल कितना 1, कुल कितना 52, प्रायिकता क्या होगी 1/52। कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे वाला प्रश्न आप कर लेंगे, पत्ता हुकुम का है, तो यहाँ पर तीसरे में आगे क्या करेंगे, पत्ता हुक्म का होने के अनुकूल परिणाम। अब हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं, तो अनुकूल कितना हो गया 13। वापिस प्रायिकता ज्ञात करोगे तो पत्ता हुकुम का आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल 13 हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 13 का भाग 1 बार, 13 का भाग 4 बार, 1/4 आ जाएगी। कर लोगे। कोई समस्या है तो कोई मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाए, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पीछे हमारे क्वेश्चन 5 बच गए, 5 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे वापस भेजा कि सर ये दोबारा बता जाए, तो वो पर्सन यानी टोटल 6 पर्सन आगे वाली क्लास में करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे की जो क्लास है वो जरूर अटेंड करेंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।